हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट। इसके पहले फर्स्ट यूनिट मैम ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हैं जिनके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, आप लोग ऐप पे देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो सेकेंड यूनिट में है वो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग टॉपिक आज कवर करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगर वॉइस वगैरह सब क्लियर है बच्चों, तो जो बच्चे जुड़े हैं वो जल्द से जल्द कमेंट करके इन्फॉर्म करें सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग स्टार्ट करें। बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट, हिमांशी, हाँ बेटा सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। हाँ बेटा सुमित, लाइव क्लास चलेगी बेटा, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है आप लोग क्लियर कर लेना ऑफिस से। चलो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई इशूज हो, आप लोग ऑफिस से कांटेक्ट कर लो और कमेंट वगैरह करके इन्फॉर्म किया करना अगर चीज़ें क्लियर ना हो रही हो या जो भी डाउट्स वगैरह हो। ठीक है। चलो बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो स्टार्ट हुआ ना, वो यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है, ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको समझने के लिए इनकी बेसिक्स पे आपको आना होगा बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये भी साथ में देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में आपको जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप कैसे लिखोगे, कितने लेंथ में लिखोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, ये सारी बातें होने वाली है बच्चों। ठीक है। तो पहले इसके कुछ केक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि आगे जब ब्लैक बॉडी हम स्टार्ट करें तो आपको समझने में चीजें काफी आसान रहे। तो चलो, तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक देखेंगे, लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट हैं जो कि पहले हम दिखा देना चाहेंगे। वो ये है बच्चों, ठीक है, इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझना है बच्चों तो ये टर्म आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ये है क्या दोनों। तो देखो डिफिनीशन तो ये है, आगे देख लेना, पहले इसका हम मतलब देख लेते हैं। बच्चों जो इमिसिव पावर है, अगर सपोज दैट आपके पास ये कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है। अब अगर ये बॉडी बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट हीट रेडिएशन को ये बॉडी क्या कर रही है, इमिट कर रही है। ध्यान से समझना चीजों को, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इजिली क्लियर हो जाएगा। ये बॉडी क्या कर रही है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन को क्या कर रही है, इमिट कर रही है। ठीक है। अब ये जो रेडिएशन जो हीट फॉर्म में इमिट कर रही है, तो हीट को हम लोग क्यू से लिखें। अब देखो ये जो क्यू है यानी हीट जो रेडिएशन है बच्चों, ये दो फैक्टर पे स्पेशली डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर, ये जो बॉडी आप यूज कर रहे हो इस बॉडी का सरफेस एरिया क्या है। अगर सरफेस एरिया अगर मान लो एक छोटी बॉडी है तो कम हीट रेडिएशन को रिलीज करेगी, बड़ी बॉडी है तो ज्यादा हीट रेडिएशन को रिलीज करेगी, इमिट करेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात Q हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सरफेस एरिया ए के। अच्छा, सेकेंड बच्चों ये Q आल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे, टाइम। टेम्परेचर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, टाइम। अगर जितना टाइम आप यूज करोगे उतना ही रेडिएशन इमिट होगा। इसका मतलब ये निकला कि Q जो हीट रेडिएशन इमिट हो रही है बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाएंगे तो इसी टर्म को हम लिखते हैं बच्चों Q इज इक्वल टू, अब हमें क्या यूज करना होगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट हो गया E इंटू A डिवाइडेड बाई T। देखो ये आपके पास एक टर्म आएगा। तो बच्चों ये जो E है ना, इसी E को कहा जाता है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का जनरल मतलब ये होता है टेंडेंसी टू इमिट रेडिएशन। अगर किसी बॉडी पे जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उसको उस इंसिडेंट रेडिएशन को इमिट करने की उसकी टेंडेंसी क्या है, पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है, इसी को हम लोग इमिसिव पावर बोलते हैं। अब चीजें क्लियर हो गई, तो देखो यही है इमिसिव पावर। ठीक है। अब
तो यहां से आप फार्मूला देखो, Q इज इक्वल टू E80, हमेशा याद रखना E इमिसिव पावर है। बच्चों इसका यूनिट की अगर बात करें तो E इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं ना, Q डिवाइडेड बाई 80, 80 को डिवाइड कर दिए तो Q, अब Q यानी एनर्जी का यूनिट हम क्या लेते हैं, जूल में लेते हैं। और A क्या है, एरिया, अगर एरिया यानी लेंथ इंटू हाइट यानी मीटर में मेजर कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। और बाकी ये टाइम का यूनिट हम सेकेंड में ले लिए तो एक यूनिट जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड हो गया। और बच्चों जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोला करते हैं, तो एक और यूनिट है वाट मीटर स्क्वायर। अब हम ये यूनिट बोल क्यों रहे हैं, तो बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो याद रखना इमिसिव पावर का यूनिट वाट मीटर स्क्वायर या जूल मीटर स्क्वायर पर क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकेंड, ये आप ले सकते हो। और हमें लग रहा है अब आपको पता चल गया होगा कि इमिसिव पावर क्या है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, इमिसिव पावर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर कौन से हैं, तो एक फैक्टर है मटेरियल। आप यहाँ पे ये जो बॉडी ले रहे हो, इस ये बॉडी किस मटेरियल से बनी है इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसपे अगर हीट आप इंसिडेंट कर रहे हो तो उसको वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ मटेरियल ज्यादा हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लो ये ऐसे मटेरियल से बना है जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, कम एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब निकला इमिसिव पावर पहला फैक्टर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सेकेंड है बच्चों, ये वेब लेंथ पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मान लो ये मेटल का सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, अगर इस सरफेस पे सपोज दैट अगर 100 रेडिएशन ये क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब इस 100 रेडिएशन में से ये कुछ रेडिएशन को क्या कर रहा है बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, मान लो कि लेमडा, ये एक लेमडा है, लेमडा 1 है, इतने रेडिएशन को ये 100 में से 80 रेडिएशन को ये क्या कर लिया, इमिट कर दिया। और दूसरा जो लेमडा है वो 20 रेडिएशन को इमिट कर रहा है। इस वेवलेंथ के रेडिएशन को ये ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर रहा है और ये कम वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर रहा है। ये तो डिपेंड करेगा ना। अच्छा, तो ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है बच्चों, वो है टेम्परेचर। ये तो सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी आप ले लो और उसको हीट करोगे तो वो तो जनरल सी बात है, हीट वहां से रिलीज होनी ही है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, जब आप लोग थर्मोडायनामिक्स यूज करोगे, मैक्सवेल थियरी जब आप लोग यूज करोगे तो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन से ये देखा गया कि ये जो इमिसिव पावर है बच्चों, टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे आके यही बन जाएगा स्टीफेन लॉ। स्टीफेन लॉ अगर पढ़ोगे तो यही स्टीफेन लॉ बन जाएगा। चीज है, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ बेसिक बातें रही हमारे हिसाब से। अब इमिसिव पावर के बारे में आपको पता चल गया होगा। मेन फैक्टर क्या इमिसिव पावर का है, टेंडेंसी टू इमिट हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन को इमिट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम इमिसिव पावर कहते हैं। इमिसिव पावर किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इमिसिव पावर का यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब इसके बाद इसमें एक और फैक्टर आएगा बच्चों, और याद रखना इन फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल होगा। चलो, और इसका तो स्पेशली ब्लैक बॉडी में इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव पावर। और इमिसिव पावर को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्जॉर्प्टिव पावर जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ये भी डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, क्योंकि भाई अभी आपको बता रहे हैं कुछ मटेरियल ऐसे होंगे वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ मटेरियल होंगे जो कम एब्जॉर्ब करते हैं। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप देखते हो ना कि गर्मी के दिनों में हम लोग व्हाइट शर्ट का यूज क्यों करते हैं, ब्लैक शर्ट यूज नहीं करते। ब्लैक शर्ट जाड़े के दिनों में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ये हीट रेडिएशन को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर गर्मी के दिनों में यूज करोगे तो रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। और व्हाइट कलर बच्चों सबसे कम एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो मटेरियल पर डिपेंड किया।
तो वही बात हो रही है, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब ये होगा कि हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे। और ये भी ये भी डिपेंड करेगा बच्चों, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इन सारे फैक्टर पर ये भी डिपेंड करेगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या ये चीजें समझ में आ रही है सबको? जल्दी जल्दी से कमेंट करके इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, अब यहां से एक चीज देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक बॉडी है, इसका ये सरफेस है, ध्यान से समझना सब लोग। अब अगर इस सरफेस पे बच्चों बहुत सारे हीट रेडिएशन, ये क्या हो रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। मान लो कि ये जो रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, इसके नंबर है 100। एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा है कि 100 रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर। अब बच्चों यहां से दो केस बनेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। अब ये 100 रेडिएशन जब यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, तो होता क्या है, ये हो सकता है बच्चों कि 100 में से अब 3 कंडीशन यहाँ से बन जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये बनेगा कि जो ये 100 रेडिएशन हो रहा है बच्चों, इस 100 में ये 100 के 100 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। सोचना अपने माइंड से, खुद से सोचो, 100 रेडिएशन आ रहा है, सभी को एब्जॉर्ब कर दिया। 100 रेडिएशन आ रहा है, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, जितना आया सब बाहर चले गए। 100 रेडिएशन आया, उसमें से 80 को एब्जॉर्ब किया, 20 को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो ये 3 कंडीशन बन रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो बेटा, ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, देखो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर दैट मींस हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी। यानी जो बॉडी पे जो हीट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो उसमें से वो बॉडी कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, डिवाइडेड बाय हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। यानी किसी बॉडी पे कितना हीट इंसिडेंट हो रहा है और उसमें से कितने को वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, ये याद रखना। तो अब जल्दी से एक बात बता दो, यहां से तीनों कंडीशन बना लो। अगर मान लो बच्चों कि ये 100 रेडिएशन स्ट्राइक की और 100 में ये 100 को ही एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब इंसिडेंट की 100 में सबको 100 को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ये चीज समझ में आ रहा है? याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ से जो बच्चे एमसीक्यू अगर देखना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, अब ए की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ से 100 रेडिएशन आ रहा है, 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है कितना, यानी इंसिडेंट कितना हो रहा है 100, और वो एक को भी एब्जॉर्ब नहीं करे, जितना आया सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। तो यहां से देख रहे हैं ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब एक कंडीशन और आ सकता है कि मान लो कि अगर यहाँ से 100 रेडिएशन ये इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर और 80 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी 80 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब क्या निकला कि ए की वैल्यू 1 से क्या हो सकती है, कम, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ए की वैल्यू हमेशा 1 से, ए इज लेस देन 1। तो क्या यहाँ से 3 कंडीशन बने? अब ये लर्न करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। अब अगर ऐसा है तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो बच्चों यहां से ए की वैल्यू 3 आ रही है, या तो ए क्या हो सकता है बच्चों, ए इज लेस देन इक्वल टू 1, ए 1 भी हो सकता है या 1 से कम भी हो सकता है, और ए जो है वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये चीजें क्लियर हैं? तो ये चीज याद रखना। अब इसमें से कंडीशन, पहला कंडीशन ये होगा बच्चों कि ए की वैल्यू 0 कब होगी, थोड़ा अपने दिमाग से सोचो, ए की वैल्यू 0 कब होगी, जब 100 रेडिएशन इंसिडेंट हुए और 100 में सबको वो रिफ्लेक्ट कर दिया, किसी को एब्जॉर्ब नहीं किया,
उस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, और इसको बोला जाएगा आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन केस ये सब पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ वो ट्रांसमिट करेंगे, कुछ न कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा तो हम इसको बोलेंगे आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जिसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, मान लो बच्चों 100 आया, 100 में सबको एब्जॉर्ब कर ली, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको आइडियल एब्जॉर्बर बोलेंगे। और बच्चों इसी को कहा जाएगा ब्लैक बॉडी। आया समझ में? ब्लैक बॉडी कोई अलग से नहीं है। ब्लैक बॉडी बच्चों इन रियलिटी ब्लैक बॉडी कुछ होती ही नहीं है, वो एक आइडियल स्पेशली बॉडी, आइडियल बॉडी होती है। इन लाइफ ब्लैक बॉडी आप किसी को मान सकते हो, ठीक है, जो आप किसको मान सकते हो, जो ए इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखता हो, मतलब उस पर जितनी भी, जिस वेवलेंथ की जैसा भी रेडिएशन इंसिडेंट करो वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को ही हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। अब आया समझ में कि ब्लैक बॉडी में इसका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जब हम ब्लैक बॉडी स्टार्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू याद रखना बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 होती है। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गया? तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, इमिसिव पावर साथ में ये एब्जॉर्प्टिव पावर। चलो अब हम लोग देखते हैं ब्लैक बॉडी को, ठीक है, और उसके बाद कुछ जो छोटे छोटे टर्म होंगे इनके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना क्या है, कैसे डिफिनीशन लिखेंगे, तो सेम यही आपका एक तरीके से नोट्स ही क्लियर करते चल रहा है। A black body is an ideal physical body that absorb all incident electromagnetic radiation। कि ब्लैक बॉडी जो है वो बच्चों क्या है, एक आइडियल मतलब आदर्श फिजिकल बॉडी होती है, दैट एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब करती है किसको, ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस बॉडी पे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे वो सबको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। दैट मीन्स एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू यहाँ पे ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसी को थोड़ा सा इस पॉइंट को और बढ़ा दो, दैट मीन वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ए इज इक्वल टू 1 फॉर एनी ब्लैक बॉडी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से चीजों को आप इंक्रीज करके लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। आगे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन का ऑरिजिन के बारे में देखें। और एक बात बता दें, जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सारे पॉइंट को, इसको मत लिखना, ये सारे पॉइंट को आप लोग लिखते चलना, ठीक है, पॉइंट कर करके, जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, सबको ऐड कर देना। कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ हीटेड बॉडी इज द रैपिड वाइब्रेटिंग पार्टिकल नोन एज ऑसिलेटर कंपोजिंग द बॉडी। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हम बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब बॉडी को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो जो बॉडी होगी बच्चों वो जिन पार्टिकल से बनी होगी, मतलब जब बॉडी को हीट करोगे और वो बॉडी जिन पार्टिकल से बनी होगी बच्चों, वो पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, वो पार्टिकल वाइब्रेटिंग मतलब वाइब्रेट करते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जब बॉडी को हम लोग हीट करेंगे तो वो बॉडी जिन पार्टिकल से बनी होगी वो पार्टिकल क्या करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रैपिड का मतलब तेजी से। अच्छा, तो बच्चों इन पार्टिकल को जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है नोन एज ऑसिलेटर। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, तो इसी चीज को आप लोग लिख देना, द ओरिजिन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए हीटेड बॉडी is the rapid vibrating particle known as oscillator composing the body। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, बच्चों मैक्सवेल की थियरी के अकॉर्डिंग उनका क्या थिंक था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, यानी मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी था उसके अकॉर्डिंग
These oscillator emit radiant energy in the form of electromagnetic wave. मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि भाई ये जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर तो आपको समझ में आ गया होगा कौन ऑसिलेटर है। ये जो ऑसिलेटर है बच्चों, ये रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करते हैं, इमिट करते हैं। चीजें क्लियर है। मतलब कहने का है कि ये जो ऑसिलेटर है ये क्या करते हैं बच्चों, रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में क्या करते हैं, इमिट करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे बच्चों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात फिर से बता दें, ये जो भी हेडिंग हम किए हैं ना, ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया जो मेन पॉइंट है। जब आप ब्लैक बॉडी लिखना स्टार्ट करो ना तो हेडिंग की जरूरत नहीं है, आप बस ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखो, ये सारे पॉइंट कर दो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, और यहां से आप कर दो ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट को आप इंक्लूड कर देना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। ठीक है, इसके बारे में। तो बच्चों एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम रख रहे हैं, द इमिशन इज मेनली इन द इंफ्रारेड रीजन। लो टेम्परेचर रखेंगे तो जो इसका इमिशन होगा बच्चों वो कहाँ होगा, इंफ्रारेड रीजन में होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देखो स्ट्रक्चर पे देखो, ये सारी स्पेक्ट्रमी लाइन है बच्चों। ठीक है, इस लाइन को देखो, यहां से ये जो टेम्परेचर रखा गया है, ये टेम्परेचर मान लो, ये टेम्परेचर आपके पास T1 है, ये सबसे लो टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर में इसका रीजन देखो, फिर यहां से आप देख रहे हो तो इसका पीक आपको ये दिख रहा है। फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज किए तो मैक्सिमम पीक ये आया, टेम्परेचर इंक्रीज किए पीक ये आया, टेम्परेचर और इंक्रीज किए तो इसका पीक ये आया। इसका क्या मतलब निकला बच्चों कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इसकी जो पीक है ये इंफ्रारेड रीजन है। अब इसके बाद ये धीरे धीरे किस साइड शिफ्ट हो रही है, ब्लू की तरफ शिफ्ट होती जा रही है स्पेक्ट्रमी लाइन में, देख सकते हो सब लोग। तो इसी चीज को यहाँ से समझा रहा है, एट लो टेम्परेचर द इमिशन इज मेनली इन द इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट है, बट एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, द वेवलेंथ एट विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज इमिटेड शिफ्ट टू द ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ऐसा देखो, यहां से देख सकते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करें बच्चों, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो ब्लू रीजन की तरफ स्पेक्ट्रमी लाइन जो है कि जो ब्लू रीजन है उसकी तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। एक बार फिर से कमेंट कर दो बच्चों, क्या ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट समझ में आए या कोई भी इश्यूज है तो आप लोग जरूर कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो उस पर हम फोकस करके क्लियर कर देंगे। चलो, तो यहां से तो ये बातें रही, ये चीज आप लिख सकते हो। आगे कहा है द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन ये इमिट कर रहा है उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है बच्चों, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एज वेल एज ऑन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। यानी इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन वो इमिट हो रहा है, उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है बच्चों, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, जिस कंटेनर में ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसके टेम्परेचर के ऊपर, साथ में वेब रेडिएशन के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। चलो आगे देखते हैं, ये टर्म अभी हम विंस डिस्प्लेसमेंट ला या ग्राफ वगैरह देखेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये इतने पॉइंट है जो कि आपको अगर जनरल ब्लैक बॉडी पूछ रहा है, ये सारे पॉइंट जो है आप मेंशन करके एक्सप्लेन इजिली कर सकते हो। बाकी यहां से आप लोग देख सकते हो, यहां से ग्राफ, ठीक है, ये जब ग्राफ वगैरह ड्रा करोगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो ये स्पेक्ट्रम लाइन में ब्लू रीजन की तरफ शिफ्ट होगा, लो टेम्परेचर पे इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। चलो, अब यहां से एक टर्म है बच्चों, वो जो इंटेंसिटी वाला टर्म था उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों।
सबसे पहली बात तो ये कि ये इंटेंसिटी होती क्या है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंटेंसिटी क्या है। तो याद रखो, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे कि ये जो रेडिएशन था ना, Q इज इक्वल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, A डिवाइडेड बाई E, यही पढ़ के आ रहे हो। अच्छा, तो अब यहां से बच्चों सॉरी, हम लोग ये कर रहे थे Q इज इक्वल टू E इंटू ए डिवाइडेड बाई टी था। तो इमिसिव पावर E इज इक्वल टू क्या पढ़ के आ रहा है, Q इंटू टी डिवाइडेड बाई ए, ये तो इमिसिव पावर है। लेकिन याद रखना, अगर इंटेंसिटी डायरेक्ट आपसे पूछा जाए ना, तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, जनरल में समझो, Q डिवाइडेड बाई एटी को ही हम इंटेंसिटी बोलते हैं। Q क्या है, हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन पर एरिया पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर कुछ न समझ में आए तो जनरल ये बोल देना, नंबर ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का जो नंबर होगा पर यूनिट टाइम, पर एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों, जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी रेडिएशन की इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो क्या पाया गया, तो यहां से हम आपको समझा दें इसका क्या मतलब है। देखो, जैसे ये ग्राफ था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, Q डिवाइडेड बाई 80, यही है इंटेंसिटी, दैट मीन्स नंबर ऑफ रेडिएशन, ये है नंबर ऑफ रेडिएशन, यही है इंटेंसिटी, वर्सेस वेवलेंथ, ये वेवलेंथ। इनके बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये देखा गया बच्चों, ग्राफ ये पाया गया, तो कुछ ग्राफ जो है वो इस टाइप के देखने को मिले। ये ग्राफ, मान लो ये ग्राफ जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे था। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के यहाँ ग्राफ से भी दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान से समझना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों ये जो ग्राफ आ रहा है ना, तो अब इसमें देखो, एक पार्टिकुलर, जब यहाँ पे वेवलेंथ जीरो है और इंटेंसिटी भी जीरो है, अब हम वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, देखो इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब यहां से हम यहाँ पे इस वेवलेंथ के रेडिएशन को देखना चाहे, तो ध्यान से समझना हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर इसको यहां से आप मैच कर दो, हम ये पता करना चाहते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी लाइन है, जो स्पेक्ट्रमी लाइन में पार्टिकुलर इस वेवलेंथ की कितने नंबर ऑफ रेडिएशन है, उसी को तो इंटेंसिटी बोलेंगे। यानी ये वेवलेंथ रखने वाले कितने नंबर ऑफ, मतलब जो रेडिएशन के नंबर, यानी कितने नंबर में रेडिएशन है जो कि इस पार्टिकुलर वेवलेंथ को रखते हैं, उसी को हम कहेंगे कि वो ऐसे रेडिएशन जो इस वेवलेंथ के रखने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है। तो यहां से हम देख लिए, अगर इसको, इस वेवलेंथ को हम लेमडा 1 नाम दें, तो कहेंगे कि लेमडा 1 यानी इस वेवलेंथ को रखने वाले रेडिएशन जो है, इनके नंबर इतने हैं। समझ में आया। अच्छा, अब आगे बढ़ गए, तो यहां हम देखें ये वेवलेंथ लेमडा 2 था, तो इसको रखने वालों का नंबर इतना आ गया। देखो, इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या सिर्फ इतनी थी, और इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई। अच्छा, अब बच्चों अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें, यहां पर देखें, तो इस पार्टिकुलर वेवलेंथ को रखने वालों का नंबर यहाँ पे अगर देखें, तो ये हमें सबसे ज्यादा दिखा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम अगर इस तरीके से ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी तरफ प्लेन कर दिए है ना, जिससे कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर नहीं होगा। ध्यान से देखना, ये कर्व को कुछ इस टाइप से ड्रॉ करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये टेम्परेचर हमारा T1 था। देखो, हम यहां से कर देते हैं, अगर मेजर करना चाहें पार्टिकुलर इस वेवलेंथ को, इसका नाम दे देते हैं लेमडा 1, यानी इस वेवलेंथ को रखने वाले रेडिएशन कितने थे, तो इतना था, इतने। अच्छा, इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या कितनी थी, संख्या की बात करो, तो इसको रखने वालों की संख्या इतनी थी। फिर इसके बाद आगे बढ़े, तो बच्चों इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या कितनी थी, तो फिर देख रहे हैं कि संख्या क्या है, कम हो गई।
आगे इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या और कम हो जाएगी। तो इस पार्टिकुलर ग्राफ में इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखें तो ये वेवलेंथ रखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसको हम लैम्डा मैक्स बोलेंगे। अब बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ ये होता है बच्चों, ये लेमडा मैक्स का मतलब और ये लेमडा वन का मतलब। अब ऐसा नहीं है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा है और इसका वेवलेंथ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। वेवलेंथ ज्यादा या कम की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितना है? इतना है। और इस वेवलेंथ को रखने वालों की संख्या कम है। संख्या समझ में आ रहा है? हो सकता है कि ये वेवलेंथ ज्यादा हो, ये कम हो, लेकिन नंबर में देखा गया तो ये वेवलेंथ रखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा आ गई। कब? इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बच्चों, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो देखो क्या मिलेगा। तो ये कर्व कुछ इस टाइप से आया। एक टेम्परेचर अगर T2 पे देखें, तो जब T2 को देखा गया तो ये पाया गया बच्चों कि यहां से अब अगर हम वेवलेंथ मेजर करना चाहें तो देखो इसका नंबर देखो, ठीक है, और इसका नंबर देखो। यानी हम यहां से ये देख रहे हैं बच्चों कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दिए तो जो T1 टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ रखने वालों का नंबर था, ठीक है, और जो सबसे कम वेवलेंथ रखने वाले का ये नंबर था, जो सबसे कम वाला था वो सबसे ज्यादा हो गया और जो सबसे ज्यादा वाला था वो क्या हो गया? कम हो गया। देख रहे हो ना? यानी ये पहले इस टेम्परेचर पे ये इनके नंबर कम थे, इसका ज्यादा था, लेकिन इस पीक से बता रहा है कि कम वालों का नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और जो ज्यादा था उसका क्या हो गया? कम हो गया। और टेम्परेचर को इंक्रीज करो, टेम्परेचर को और इंक्रीज करो, यानी T3 कर दो, तो देखो अब लेमडा वन से भी पहले इसका यहाँ जो रहा होगा कम होगा, लेकिन अब देखे तो इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ टेम्परेचर जब हम लोग चेंज करते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो वेवलेंथ है, जो कि नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा रखने वालों का जो नंबर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहीं से हम एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या बनेगा कि लेमडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। देखो यहां से आपको आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या हुआ कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये आएगा लेमडा मैक्स इज इक्वल टू एक टर्म हम कांस्टेंट रखते हैं जिसको हम बोलेंगे बी डिवाइडेड बाई टी, यानी बी डिवाइडेड बाई टी। अब बच्चों को टी का यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लिखेंगे कि लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी। बच्चों यहां से जो बी एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसी को हम लोग वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये ला जो बना ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला बनता है। समझ में आ रहा है? अब इस ला का आप यूज कहाँ करते हो, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें, या पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह देख लो, जरूरत पड़ेगी। यही है ना लेमडा, ये पी, पी का मतलब जो मैक्स हम लिखे थे, इंटू टी। ये है बच्चों बी की वैल्यू, याद कर लेना इस बी की वैल्यू 2.898 इंटू 10⁻⁹ एम के। अच्छा, ये इसकी वैल्यू है, ये दिख रहा होगा सबको। बाकी जो चीज समझा रहे थे वो सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आ गई होंगी। अब समझना थोड़ा सा इसका, जैसे मान लो अगर सन है, ठीक है, अगर सन का आपको टेम्परेचर वगैरह पता करना हो, टी क्या है बच्चों? टेम्परेचर। तो आप सन का टेम्परेचर पता कर सकते हो। तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, सन का टेम्परेचर हम कैसे पता करेंगे? तो बच्चों देखो, अब हुआ क्या, सन का टेम्परेचर अगर पता करना है तो चूंकि ये जो कांस्टेंट टर्म बी की वैल्यू तो वो फिक्स कर लिए थे, इसका तो वैल्यू हमें पता है, हमें टेम्परेचर पता करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो टेम्परेचर इज इक्वल टू लेमडा मैक्स डिवाइडेड बाई बी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में ये पूछ देते हैं कभी कभी। तो होगा क्या कि जो सन से लाइट आ रही है, तो उस लाइट का, अरे भाई लाइट आ रही है तो उसमें वेवलेंथ होगा ही ना,
तो उस जो लाइट इंसिडेंट हो रही है बच्चों, उस इंसिडेंट लाइट का हम स्पेक्ट्रम लिए। अब स्पेक्ट्रम से हमें क्या पता चला, स्पेक्ट्रम लेने से पता चलेगा कि इसमें से कौन कितनी जो नंबर ऑफ रेडिएशन है, जिनकी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उनको हम कलेक्ट कर लिए, उनके वेवलेंथ को। जैसे लेमडा मैक्स था ना, देखो यहीं से आपको बता रहे थे कि ये तो बहुत सारे रेडिएशन आएंगे, ठीक है, लेकिन इस रेडिएशन को रखने वालों का संख्या क्या है, सबसे कम है या सबसे ज्यादा, ये कंसीडर कर लेंगे। तो बस इनका नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि इनका नंबर क्या है। तो जितना नंबर आएगा, ये बी की वैल्यू पता रहेगी, डायरेक्ट आप लोग टी पता कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का यहाँ हम लोग यूज किया करते हैं, और यही है बच्चों विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अब यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो, आई होप अब आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे कि टेम्परेचर पे इसका डिपेंडेंस क्या है। यहाँ से ये सारी चीजें हैं जो स्पेक्ट्रमी लाइन है, और ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एग्जाम में कभी छोटे क्वेश्चन में पूछे तो डिफिनीशन ऐसे लिख दो, इमिसिव एंड एडप्टिव पावर में इमिसिव पावर क्या है, द इमिसिव पावर ई ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज। आप लोगों को समझा ही चुके हैं, थियरी इस तरह लिखो। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, दी एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर टी एंड फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द रेशियो of the amount of energy absorbed in a given temperature by the surface to the amount of energy incident on the surface in the same time। देख लो, जो अभी आपको ये लिखे थे यही सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये चीज आप लोग इजिली क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों किरचॉफ्स लॉ। अब हुआ क्या कि ये जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट था, इस ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लॉज है, ठीक है, उसमें से सबसे पहला लॉ था किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ का क्या करना था बच्चों, थियरी पूछे तो ऐसे लिख देना, मतलब क्या है समझा दे रहे हैं। इट इज स्टेट्स दैट, मतलब किरचॉफ लॉ का एक ऐसा कहना था, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर। बच्चों इमिसिव पावर को तो आप लोग ई से लिखते थे, यही है इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड द एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से लिखते थे, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ए गिवन वेवलेंथ। अगर किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा, तभी तो E इज इक्वल टू ए आएगा। बच्चों यही है किरचॉफ लॉ, यही क्या है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ का क्या कहना था कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर अ गिवन वेवलेंथ। किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम होता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब एक बात और करेंगे बच्चों, यहां से ध्यान देना इसको, इससे तो आप एक चीज और पता कर सकते हो। अब एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर सेम का मतलब क्या है, एमसीक्यू में ये कई बार ये भी पूछा हुआ है। सेम का मतलब ये होगा बच्चों कि अगर कोई बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या होगा, जो एब्जॉर्ब करने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो अगर किस, और इमिसिव पावर का मतलब इमिट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अगर किसी बॉडी की, अगर कोई एक पार्टिकुलर बॉडी हम ले लिए बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अब इस पार्टिकुलर बॉडी की इमिसिव पावर यानी इमिट करने की जो टेंडेंसी है एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि कोई भी बॉडी जितने हीट ऑफ रेडिएशन को इमिट करेगी, उतनी ही हीट ऑफ रेडिएशन को वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। अ गुड इमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। जितना इमिट करेगी उतना ही क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। यही है किरचॉफ लॉ। अब हमें लग रहा है आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे इसे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों कि ब्लैक बॉडी कर्व के बारे में, जो कि कर्व अभी पीछे दिखा रहे थे ना, वही ब्लैक बॉडी कर्व है। एक ग्राफ बिटवीन इमिसिव पावर एंड रेडिएंट वेवलेंथ ऑफ अ फिक्स्ड टेम्परेचर T
T is known as black body curve। दिखा दें आपको ब्लैक बॉडी कर्व, तो देखो यही इसी कर्व को आप लोग ब्लैक बॉडी कर्व बोलोगे, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है। देखो ये ब्लैक बॉडी कर्व है, कोई एक टेम्परेचर को फिक्स कर लो, ठीक है। चलो हम इसी 600,000 केल्विन को एक फिक्स टेम्परेचर पे हम अब इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये कर्व क्या होगा, ब्लैक बॉडी कर्व होगा। किसी एक टेम्परेचर पे एक कर्व को आप फिक्स कर लो। चलो तो यहां से ये कह रहा है बच्चों, देखो कि ए ग्राफ बिटवीन इमिसिव पावर एंड रेडिएशन वेवलेंथ एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर T is known as black body curve। At different source temperature we observe different black body curve। अगर टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो डिफरेंट कर्व जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि वहां आप देख सकते हो। नेक्स्ट है द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, यानी ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम जो पता किया गया वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी के कंपोजिशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करें कि फैक्टर्स एंड लॉ। बच्चों ये फैक्टर अफेक्टिंग इमिशन को अफेक्टिव करने वाले फैक्टर कौन से हैं, तो एक फैक्टर है टेम्परेचर, एक फैक्टर है इमिसिविटी। बच्चों ये इमिसिविटी क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अभी हम इमिसिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमिसिव पावर और इमिसिविटी में फर्क है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इमिसिविटी एंड सरफेस एरिया ये फैक्टर है जिससे वो इफेक्टिव होती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, जैसे प्लैंक क्वांटम लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये कुछ लॉज हैं जिनसे कि ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को इजीली समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, तो यहाँ से सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन अलग है, बोल्ट्जमैन अलग है। चलो तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों, तो देखो it states that means according to Stephen Boltzmann law, it states that the total emissive power आपको पता ही होगा, total emissive power of a black body is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature। याद करो बच्चों, जब हम इमिसिव पावर पढ़ा रहे थे, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इमिसिव पावर पढ़ा रहे थे तो आपको एक चीज हम यहाँ एक्सप्लेन किए थे, देखो एक्सप्लेन किए थे ना, इसी से बोल रहे थे ना कि ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों, तो इन दोनों फैक्टर पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जैसे देखो इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। बच्चों यही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो कि यहाँ हम देख रहे हैं। चलो तो देखते हैं यहां से, तो यही कह रहा है 4 पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इमिसिव पावर, देखो इमिसिव पावर यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे बच्चों, तो यहां से हमें एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ेगा, सिग्मा का यूज करेंगे, इनटू T⁴। यही है, इसी को हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। अगर कहीं कहीं आप ये देखने को मिलता है बच्चों कि अब इमिसिव पावर E न देके E के जगह क्या दे देगा, आप लोग तो पढ़े ही हो, Q/AT भी मिल सकता है। इमिसिव पावर के जगह E के जगह क्या मिल सकता है, Q/AT भी देखने को मिल सकता है। तो E दे दे या Q/AT दे दे, या एक बात बताओ Q/AT कोई तो हम इंटेंसिटी भी बोला करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो E दे दे, इंटेंसिटी दे दे, Q/AT दे दे, सारी बातें एक ही है। भ्रम में मत पढ़ना कि कहीं इंटेंसिटी दिया है और सर आप इमिसिव पावर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि कुछ बुकों में हम यहाँ इमिसिव पावर बोल रहे हैं तो कुछ बुकों में इंटेंसिटी दिया होगा, लेकिन चीजें क्या है, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब यहाँ से, तो यहाँ से फार्मूला आपको मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ से Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है,
और इसकी वैल्यू याद रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए, वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट मीटर स्क्वायर इन केल्विन टू द पावर। याद करो, इसका यूनिट हम बता रहे थे ना इमिसिव पावर का, देखो यूनिट भी जरूरत पड़ गई, तो ये याद रखना। अच्छा थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाओ। देखो हम लोग यहाँ लिखते हैं Q डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, यही लिखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, कि अगर हम यहाँ से ये कह दें कि ये जो Q डिवाइडेड बाई T है, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू, A को आप शिफ्ट कर दो इस साइड, तो आप क्या लिख सकते हो, जब A को शिफ्ट करोगे तो सिग्मा A T टू द पावर 4, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अरे भाई इसको हम क्या कहते हैं, ए को यहां शिफ्ट कर दिए। बच्चों Q डिवाइडेड बाई T यानी वाट सेकेंड जिसको बोलते हो ना प्यारे बच्चों, यही तो है, इसी को पावर बोला जाता है, पावर, कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, पावर। तो बच्चों Q डिवाइडेड बाई AT से देखो, Q डिवाइडेड बाई T को ही क्या बोल दिया, पावर, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, P से। तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा AT टू द पावर 4, ऐसा हम लिख सकते हैं पावर। अब Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू सिग्मा AT टू द पावर 4, Q डिवाइडेड बाई T को ही क्या बोलते हैं, पावर, रिप्रेजेंट करेंगे P से। अब यहां से ध्यान से देखना, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर कोई परफेक्ट आइडियल ब्लैक बॉडी है, उसके लिए बच्चों पावर P इज इक्वल टू सिग्मा AT टू द पावर 4 होगा। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पावर को हम Q डिवाइडेड बाई T कर देंगे, A अगर जैसे ही यहां करेंगे तो आपका फिर से स्टीफेन लॉ मिल जाएगा। ठीक है, फिर से क्या मिल जाएगा, स्टीफेन लॉ मिल जाएगा। अच्छा तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है। लेकिन बात आती है अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी ना हो तब, यानी किसी दूसरे बॉडी के लिए, तो फॉर एनी अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के लिए बच्चों, इसके लिए एक टर्म दिया गया है P इज इक्वल टू, अब देखो सिग्मा AT टू द पावर जो 4 था, इसके साथ साथ एक टर्म यूज किया गया E का, और इसको मॉडिफाई करके कहा गया कि P इज इक्वल टू ई सिग्मा AT टू द पावर 4। चीजें समझ में आ रही है? अब बच्चों ये जो E है ना, इसी E को कहा जाता है इमिसिविटी। इमिसिविटी अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इमिसिविटी पे भी ये डिपेंड करता है। देखो इमिसिव पावर एंड इमिसिविटी में फर्क है, और वो फर्क समझ लो। यहां से जो टर्म यूज होगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमिसिविटी। और याद रखना, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, ध्यान से समझो। जैसे हम लोग जो लॉ लिखते हैं ना, स्टीफेन लॉ भी पीछे पढ़ रहे थे ना, नाम क्या था, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। तो बच्चों ये लॉ स्टीफेन लॉ है। देखो अगर जब आप ये यूज करते हो सिग्मा, अरे E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, तो ये स्टीफेन लॉ है ना। अब इस लॉ में कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ इस लॉ को एडवांस किया गया, और किसने किया, बोल्ट्जमैन ने। इस वजह से बच्चों जो मॉडिफाई लॉ हमारे सामने आया उसको बोला जाता है स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये तो सिर्फ स्टीफेन लॉ होगा। जब आपको बोल्ट्जमैन लॉ करना होगा तो इसके लिए आपको ये टर्म यूज करना है। हमें लग रहा है अब समझ में आ रहा होगा। देखो E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों स्टीफेन लॉ है, ये लॉ है स्टीफेन लॉ। तो बोल्ट्जमैन ने क्या किया कि इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये E को हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई AT लिखा करते हैं, यानी इंटेंसिटी। तो ये सिग्मा T टू द पावर 4 है। अब उन्होंने ये कहा, अब एक चीज ध्यान देना, इस T और इस T में फर्क है। ये T क्या है, ये T टेम्परेचर है और ये T टाइम है। अब बच्चों उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो इस साइड हम लोग किसको कर दें, A को अगर हम कर दें, क्योंकि हमें पता है Q डिवाइडेड बाई T, देखो Q डिवाइडेड बाई T ये टर्म, इसी को हम लोग पावर बोला करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू A को इस साइड करो, सिग्मा AT टू द पावर 4, ये आपको मिल गया। तो ये तो ब्लैक बॉडी के लिए था। किसी भी बॉडी के लिए जब पता करना था
तो बोल्ट्जमैन ने यही मॉडिफाई किया, उन्होंने एक टर्म दे दिया, कहा कि नहीं इसको आप इस तरह लिखो, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो बच्चों ये जो लॉ बना ना, इसको बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्योंकि स्टीफन के लॉ को ही मॉडिफाई करके बोल्ट्जमैन ने लाया था। अब एक क्लियर हुआ, और ये काफी एडवांस है, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो इमिसिविटी है बच्चों, इस इमिसिविटी की वैल्यू ध्यान से समझना, अगर इस इमिसिविटी की वैल्यू ई की वैल्यू हम 1 रख दिए, समझना ई की वैल्यू 1 रख दिए, तो जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो क्या P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 हो जाएगा? कहोगे कि हाँ 1 रखते ही यहाँ आ गए। इसका मतलब ये निकला कि अगर इमिसिविटी की वैल्यू 1 रख दिए बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉडी हो जाएगा। तो इमिसिविटी ई की वैल्यू फिर वही एब्जॉर्बिटी वाला जो कंसेप्ट था वही, ए इसकी वैल्यू 1, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम क्या होगा? 0। यानी इन्हीं के बीच इमिसिविटी की भी वैल्यू होती है। अब किस बॉडी के लिए पता करे हो, ई की वैल्यू आप रखोगे, उसके अकॉर्डिंग ये आता जाएगा। चलो नेक्स्ट टर्म है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में देखें, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कर्व वाला लॉ क्या करता है? इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इज ऑब्टेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या है? लेमडा मैक्स माइक्रोक्रोमिक लाइट जो है उसका वेवलेंथ है, टी टेम्परेचर है, सी कांस्टेंट है। This law gives a relationship between the wavelength at which maximum emissive power is attained and the absolute temperature के बीच ये रिलेशन है। यहां से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये कर्व है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम ये कर्व समझा चुके हैं। कब ये विजुअल रीजन है, देखो टेम्परेचर को जब आप चेंज करते आ रहे हो तो ये ब्लू रीजन की तरफ क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। ऑलरेडी ये समझा चुके हैं, बाकी दिक्कत हो तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लैंक्स लॉ, तो बच्चों ये काफी एडवांस लॉ है। और अगर हम बात करें जो क्वांटम मैकेनिक्स, ध्यान से समझना, क्वांटम मैकेनिक्स, इसके पहले तक जो भी लॉस पढ़ रहे थे ना, वो सारे के सारे लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही बेस्ड थे, ठीक है। लेकिन यहां से प्लैंक्स लॉ से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, अपने माइंड में रख लो। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ब्लैक बॉडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने लगे। बुक तो होता है ना क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली में स्टार्ट प्लैंक्स लॉ से ही होता है। इन्होंने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ दिया, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप लोग डिटेल में जानो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह जब आप लोग पढ़े होंगे, तो श्रोडिंगर इस प्लैंक के ही तो शिष्य थे। और श्रोडिंगर का जो हाइपोथेसिस था बच्चों, वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पर ही था। और बहुत कम बच्चों को पता होगा कि प्लैंक्स का ही ये कहना था कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर भी शो करता है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और लोग क्या समझते हैं? ये डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है। तो स्टार्टिंग में प्लैंक्स का ही वो देन था। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वेब शो, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर पाया जाता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना इलेक्ट्रॉन को वेव मान के की गई हैं, बहुत सारे पार्टिकल मान के। अब चूंकि वो डी ब्रॉगली जो थे इनके शिष्य थे, तो मतलब इनसे पढ़े थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्लैंक का जो ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने एक क्वांटम थियरी दिया था प्लैंक ने, इसी क्वांटम थियरी को अभी यहाँ हमें पढ़ना है। तो वो जो क्वांटम थियरी का एनालिसिस करके ये डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया। उस समय पीएचडी कर रहे थे। तो डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में पूरा बेस प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक को ही बनाया। डी ब्रॉगली का ऐसा थिंक था, ऐसा सोचना था कि भाई ये जो मैटर से रिलेटेड कि जो नेचर होता है, नेचर जो है सिमेट्री होता है। और जैसे आप सुने हो ना कि आइंस्टीन इक्वेशन जो है एनर्जी मास इन सबों में कन्वर्जन, तो उनका ऐसा कहना था कि भाई नेचर जब सिमेट्री होता है, और अब जब जो लाइट, जो कि लाइट हमारा क्या है, वेव उस समय माना जाता था, जब लाइट वेव से पार्टिकल हो सकती है, तो पार्टिकल भी, तो मैटर भी क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। लाइट जब वेव से पार्टिकल हो सकती है,
तो मैटर को उस समय लोग पार्टिकल मानते थे, तो पार्टिकल भी, ठीक है, क्या हो सकता है, वेव हो सकता है। अब इस हाइपोथेसिस का यूज किया था जिसको डी ब्रागली हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों प्लैंक्स लॉ का। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसा कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, वो यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा प्लैंक्स लॉ से पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा केयर करना। चलो अब बच्चों प्लैंक्स लॉ क्या करता है, दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। यानी वेवलेंथ और उसके बीच मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो इमिसिव पावर है उसके वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच इन्होंने क्या किया था, एक रिलेशन दिया था, वो ये रिलेशन है। चलो आगे देखेंगे इसके बारे में। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप लोग देख लेना। वैसे डेराइवेशन आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, केवल प्लैंक्स रेडिएशन जनरली लॉ के बारे में ही पूछते हैं। पहले डेराइवेशन वगैरह हुआ करता था तो इसका एनर्जी पे डेराइवेशन करना पड़ता था, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, अगर 60 क्वेश्चन में आ रहा है तो ये लिख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं तो क्या लिखना है वो आगे अब हम यहाँ से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मेन आपके लिए ये है, ठीक है, इस पे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्या है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, किसके लिए, क्वांटम थियरी। यानी प्लैंक्स का क्वांटम थियरी क्या है, क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स यहां से पढ़ना स्टार्ट किए तो इस थियरी का आप यूज करोगे। इस थियरी में क्या कहा गया बच्चों, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि इसके पहले जो भी टर्म आप पढ़ रहे थे वो सारे के सारे टर्म क्लासिकल मैकेनिक्स थे बच्चों। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ब्लैक बॉडी के एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू नहीं किया जा सकता था। तो अब इस एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने एक थियरी दिया, ठीक है, और उस थियरी को कहा जाता है क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि क्लासिकल थियरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को पता नहीं किया जा सकता था, कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए प्लैंक्स ने क्वांटम थियरी पे एक लॉ दिया जिसको क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर शार्ट में पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, शार्ट में पूछा तो आप लोग यहां से लिख सकते हो क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होगा। अच्छा अब यहां से क्या था भाई, इसका कुछ पॉइंट क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर से समझा देते हैं। इनका ऐसा कहना था, सोचना था बच्चों, क्वांटम थियरी में रेडिएंट एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब discontinuously in the form of teeny bundles of energy known as quanta। ध्यान से समझना, प्लांक का ऐसा कहना था बच्चों, देखो यहां से समझो पहले समझा दे रहे हैं फिर उस टॉपिक को एक एक करके देख लेंगे। देखो बच्चों प्लैंक का जो क्वांटम थियरी था उसको यहां से देखो, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है, और न्यूक्लियस का जो सबसे ये फर्स्ट सेल है इसी में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब समझो देखो हुआ क्या कि ये न्यूक्लियस का जो फर्स्ट सेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। आपको पता होगा जो आगे हम लोग बोहर थियरी पढ़ेंगे तो वहां आएगा nth सेल की एनर्जी जो होती है -13.6 डिवाइडेड बाई n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी -13.6 होती है, सेकेंड सेल की एनर्जी -3.4 होगा, यानी माइनस तो कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अब समझना इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है जहां एनर्जी कम होती है, क्योंकि एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबल होगा। तो इसी से ये फर्स्ट सेल में ही कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक इसको बाहर से आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड ना कर दो। जब इसको आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो बच्चों, तो ये एनर्जी गेन करके ये हायर एनर्जी लेवल वाले सेल में जाना स्टार्ट कर देता है। अब ध्यान से समझना,
अब जब लोअर से हायर में जा रहा है तो हायर एनर्जी लेवल में ये बहुत कम टाइम रुकता है, केवल 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकता है। इसके बाद हायर से लोअर में जाना स्टार्ट कर देता है। तो भाई जब हायर में आया, एनर्जी ज्यादा है, जब यहाँ जाएगा तो इस सेल में कम एनर्जी रहेगी तब ना वहां जाएगा। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया था, जब यहाँ जाएगा तो उतनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट कर देता है, हटाता है। अब बच्चों ये जो भी एनर्जी इमिट करता है, हटाता है, ये जो एनर्जी इमिट करता है, अब इससे जो लाइन निकलती है बच्चों, इन्हीं को हम लोग स्पेक्ट्रमी लाइन बोलते हैं और इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो बहुत सारे रेडिएशन इमिट करता है। अब उन रेडिएशन में जो रेडिएशन विजुअल रीजन में आते हैं उनको हम लोग देख पाते हैं, जो रेडिएशन इंफ्रारेड वगैरह में आते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं, उनको हम लोग नहीं देख पाते। किसी का वेवलेंथ बहुत हाई होगा, किसी का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इस वजह से हम नहीं देखते, सिर्फ विजुअल रीजन वालों को ही देखते हैं। ठीक है, तो वो बात हम लोग नहीं करेंगे, फिलहाल प्लैंक्स पे आते हैं, क्वांटम थ्योरी पे। अच्छा तो अब हुआ क्या, प्लैंक्स का ऐसा कहना था बच्चों कि जैसे जब मान लीजिए कोई सरफेस है, अगर इस सरफेस पे यहां से किसी सोर्स से जो रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो, ये रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, जैसे सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है, चलो ये बहुत सारे रेडिएशन सन से आ रहे हैं। अब ये जो रेडिएशन आते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो रेडिएशन आते हैं ये कंटिन्यूसली न आकर, ऐसा ही तो पहला कहना था, ये जो रेडिएशन सबसे पहली बार जो रेडिएशन आते हैं ये कंटिन्यूसली न आके डिसकंटिन्यूसली एनर्जी के पैकेटों के फॉर्म में आते हैं। आप कहोगे सर कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली का क्या मतलब? कंटिन्यूसली का मतलब है कि जैसे बॉडी है अब अगर जैसे वेव आ रही है तो वेव तो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती जाती है, अब ये तो कंटिन्यू फॉर्म होगा। अब डिसकंटिन्यू का मतलब ये होगा कि इसी सब्सटेंस से जो वेव अगर इमिट होगी, जो एनर्जी इमिट होगी, वो कुछ इस टाइप से होगी, ये कुछ इस टाइप से होगी, ये समझ में आ रहा है, कुछ इस टाइप से होगी। तो इसको बोल रहा है कंटिन्यूसली और इसको बोल रहा है डिसकंटिन्यूसली, समझ में आ रहा है। तो इस सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी कंटिन्यूसली ना आके डिसकंटिन्यूसली एनर्जी के कुछ पैकेटों के फॉर्म में आता है। मतलब ये ऐसे आ रहा होगा, ये एनर्जी के बहुत सारे पैकेटों के फॉर्म में आ रहा होगा। देखो ये एनर्जी के क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेटों के फॉर्म में आता है ध्यान से समझना, ये चीज कर रहा है, वो कंटिन्यू ना आकर ऐसे डिसकंटिन्यूसली एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों के फॉर्म में आता है। ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है बच्चों, इन्हीं को क्वांटा या फोटान कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे पैकेट है, किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो इसको क्वांटा या फोटान बोलेंगे, इसको पकड़ लो क्वांटा, इसको क्वांटा, क्वांटा क्वांटा, ये जो एनर्जी के पैकेट है सबको हम क्वांटा या फोटान बोलते हैं। तो क्वांटम किसे बोलते हैं? तो बच्चों क्वांटा और क्वांटम में फर्क है। क्वांटम का मतलब ये होगा कि सभी जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं सबको कलेक्ट कर लोगे तो उसको क्वांटम कहा जाता है, समझ में आया, पूरा क्वांटम हो गया, और उसमें से किसी एक पार्टिकल को हटा दोगे तो वो क्वांटा होता है। अब आ गया होगा समझ में। तो उनका यही कहना था कि ये एनर्जी के पैकेटों के फॉर्म में आते हैं और एनर्जी ये कंटिन्यूसली ना आके डिसकंटिन्यूसली एनर्जी के पैकेटों के फॉर्म में आते हैं, जिन्हें हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। हर फोटान की अपनी कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या है, तो यहां लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच फोटान। तो फोटान की जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फोटान की क्या है, एनर्जी है। न्यू क्या है बच्चों, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ई क्या है फोटान की एनर्जी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट। इसी को आप लोग ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा, क्योंकि न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहाँ हम लोग यूज किया करते हैं। तो याद रखना फोटान की ये एनर्जी याद रखना, फ्रीक्वेंसी के टर्म में एंड वेवलेंथ के टर्म में न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आता है।
अब ये क्लियर हो गया। तो उनका ऐसा ही यही कहना था। तो यहां से आप देखो, अब पॉइंट आपको क्लियर होगा। पॉइंट ये कहना था, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ टीनी बंडल, छोटे छोटे पैकेटों के फॉर्म में, नोन एज क्वांटा, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है, गिवन बाय न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एज प्लैंक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे उनका क्या कहना था, अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्वांटाइजेशन ध्यान से समझना। जब आपको प्लैंक्स लॉ लिखने को कहे ना, तो प्लैंक्स लॉ अगर लिखने को कहा जा रहा है, तो ये पॉइंट आप करके ये सारे पॉइंट कर देना। जो की पॉइंट हम लिखे हैं वो की पॉइंट हटा के इसको आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और यहां से ये हो गया पॉइंट नंबर 3, 4, 5, ये सारे पॉइंट करके आप लोग लिख सकते हो। यहाँ समझाने के पर्पज से मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट करके लगाया है, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको सेपरेट करके लिखा गया है, ठीक है। जबकि प्लैंक क्वांटम थियरी पूछे तो मत इसको लिखो, सारे पॉइंट को एक पॉइंट में कंसीडर करके सारा आप लिख दो, आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, तो ए बॉडी कैन इमिट, मतलब कोई एक बॉडी है वो या तो इमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब एनर्जी, या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। बच्चों इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी को होल नंबर मल्टीपल क्वांटम में ही या तो इमिट कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है बच्चों, देखो फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच, ये होता है। इन रियलिटी जब जैसे सन है तो सन से एनर्जी के बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फोटान होंगे। तो एन फोटान हम कितना मान के चल रहे हैं, एन फोटान। अब एन के जगह 1 2 रख दो तो सारे फोटान आप कैलकुलेट कर लोगे कितने फोटान की बात हो रही है। तो अगर हम एन फोटान की एनर्जी लिखें बच्चों, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू लिखते हैं, एन एच न्यू। अब ध्यान से समझना, तो कुछ फोटान होंगे जिनकी एनर्जी 1 इंटू एच न्यू होगी, कुछ फोटान होंगे जिनकी एनर्जी 2 एच न्यू होगी, कुछ फोटान की एनर्जी 3 एच न्यू होगी, कुछ फोटान की एनर्जी 4 एच न्यू होगी। इसी तरह अगर एन फोटान लेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, एन एच न्यू होगी। अब ऐसा आप नहीं लिख सकते कि 1 न लिख के आप हाफ एच न्यू नहीं लिख सकते, इसको 2.5 एच न्यू नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है, तो यही चीज बोला जा रहा है, इसी को बोला जाता है कि ए बॉडी कैन इमिट आर एब्जॉर्ब, कोई भी बॉडी एनर्जी को या तो इमिट करेगी तब भी इसी फॉर्म में करेगी, एब्जॉर्ब करेगी तब भी इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करेगी, ठीक है। इसी को बोला जाता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्वांटाइजेशन। अच्छा, एनर्जी इन फ्रैक्शन ऑफ ए क्वांटम कैन नॉट बी लॉस्ट और एब्जॉर्ब, इसी की बात कर रहे थे कि इस फॉर्म में ही आप रिप्रेजेंट करोगे, इस फॉर्म में नहीं करोगे। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। चलो ये आ गया होगा अब आप लोगों को। आगे है बेस्ड ऑन दिस थियरी, इस थियरी के बेस पे प्लैंक ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर प्लैंक ने एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन दिया था। दिस एक्सप्रेशन एक्सप्लेन ऑल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एट ऑल वेवलेंथ ऑब्टेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर पे ऑल ब्लैक बॉडी के रेडिएशन और वेवलेंथ को ये जो है जो एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म था इससे एक्सप्लेन किया जा सकता था, जो कि प्लैंक ने दिया। अब यहां से तो प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कोई भी इशू समझ में आए, कोई भी डाउट समझ में आए या कुछ आपको पूछना है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके इन्फॉर्म करना, ठीक है, वो सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे।
अब इसी में बच्चों सेकेंड टॉपिक हमारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब वो फोटो नहीं, इमेज नहीं, फोटो का मतलब होता है बच्चों फोटॉन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटॉन, ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, और इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। यानी फोटानों की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट किसकी वजह से? जो एनर्जी के पैकेट आ रहे थे, जो फोटान थे, उनकी वजह से जो डेवलपमेंट होगा इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, डिस्कवरी कब हुई थी, क्या है, एग्जाम में कैसे लिखना है उसके बारे में देख लो। तो बच्चों इसकी डिस्कवरी हुआ था, सर जे जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ सर्टेन फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट को, रेडिएशन को स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, यानी जब किसी मेटल के सरफेस पर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एंड द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो वो फिनोमिना पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बच्चों उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना करते हैं। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर पूछे तो आप लोग इसको इजिली आप लोग लिख सकते हो। मटेरियल, ये मटेरियल क्या है इसके बारे में देख लें, अभी इसमें स्ट्रक्चर पे समझेंगे हम लोग। ए फ्यू मेटल्स, यानी कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक सीजियम विच आर हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, अब ये जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हो, तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो बच्चों, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोला करते हैं। तो यहां से भी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से हट रहा है या नहीं हट रहा है वो तो एनर्जी पे डिपेंड करेगी। किस एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब आप कम एनर्जी दे रहे हो, वो इजिली हट रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो आप ज्यादा एनर्जी दोगे तब हटेंगे। ये डिपेंड करता है बच्चों बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे, कितना मतलब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इजिली स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो हटाना आसान नहीं होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। साइज पे भी डिपेंड करेगा, जैसे ऊपर से नीचे आओगे पीरियोडिक टेबल में, साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड वीक होंगे, इजिली हट जाएगा। इसी से सीजीएम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है। HLINAKRBCS देखो रुबिडियम से भी नीचे है, साइज बहुत बड़ी है। तो वही कह रहा है ए फ्यू मेटल लाइक सीजियम विच आर हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? बहुत लो होती है। सो दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजुअल लाइट, मतलब कहने का है ये सीजियम है, अगर विजुअल लाइट भी, जनरल लाइट भी पड़ा ना, तो वो ये इस इफेक्ट को इजिली शो कर जाता है क्योंकि कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देयर आर मेनी अदर मेटेलिक स्पीसीज, और बहुत सारे ऐसे भी मेटेलिक स्पीसीज हैं विच शो द इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए केवल विजुअल रीजन, विजुअल रीजन का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों के यहाँ सन से लाइट आती है, ये भी रखोगे तो ये इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल सरफेस होंगे जिनमें आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो जनरल इस विजुअल रीजन के एनर्जी वाले लाइट से उनका काम नहीं चलेगा, उसके लिए हाई एनर्जेटिक यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन वाली लाइट ये चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी तब इजेक्शन होता है। तो ये चीजें हैं, यहां से अब चीजों को आप देख सकते हो। जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ठीक है,
ये मेटल का सरफेस है। आपको पता है कि जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। समझना बच्चों ध्यान से, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें पड़ा हुआ है। हमें करना क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है। अच्छा, अब हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब ये एनर्जी आप कहां से दे रहे हो, खुद से गर्म तो कर नहीं रहे हो, अब फोटान आ रहा है, फोटान एनर्जी के पैकेट के पास, देखो यही फोटान आ रहा है। तो मान लो यहां से कि ये सन है और इस सन से, ये सन है और सन से ये जो फोटान आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, फोटान है। तो जब ये फोटान है तो फोटान की एनर्जी तो अपनी होगी ना, अभी पढ़ के आ रहे हो, फोटान की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटान, जैसे ये न्यू फ्रीक्वेंसी का ये फोटान है, ठीक है, जब मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो अब होगा बच्चों क्या, तो मेटल के सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगा तो यहां से देखो दो कंडीशन बन रहा है, ध्यान से समझना, दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन तो ये बनेगा बच्चों कि जैसे मान लो, समझना ध्यान से, कि अगर ये जो बांड यहां से है ना, प्लस और माइनस के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मान लो इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, अब बांड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब अगर सपोज दैट इसकी बाइंडिंग एनर्जी वो है 10, क्या है, 10 किलो जूल। ध्यान से समझना, अगर इस इलेक्ट्रॉन हटाना है तो आपको 10 किलो जूल एनर्जी देंगे, तब जाके बांड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा नहीं, सिर्फ बांड ब्रेक होगा। तो अब बताओ बच्चों कि अगर जब ये फोटान, जो इसकी एनर्जी ये है और फ्रीक्वेंसी ये है, ये इंसिडेंट हो रहा है और इस फोटान की जो एनर्जी है वो 15 किलो जूल है, 15 किलो जूल एनर्जी का कोई फोटान है जो इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया। क्लियर? अच्छा, जब ये 15 किलो जूल एनर्जी वाला जब स्ट्राइक करेगा बच्चों, तो ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एनर्जी का कुछ पार्ट कहां खर्च होगा, इस बांड को ब्रेक करने में खर्च हो जाएगा। अरे भाई, ये बांड को ब्रेक करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन हटेंगे ना। तो 15 किलो जूल एनर्जी आ रही है, उसमें से कुछ जो है बांड को ब्रेक करने में खर्च हो गई। अब कितना खर्च हो गई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 किलो जूल है, तो 15 में 10 तो बांड में खर्च हो गई। तो बच्चों, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोला जाता है वर्क फंक्शन। यहां से कुछ टर्म आएंगे जिसको आप लोग याद रखना पड़ेगा। वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, तो वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर होती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। चीजें समझ में आ रही है? और वर्क फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहां से आप देखते चलो, तो यहां हुआ क्या कि हम हमारे पास ये एनर्जी आ रही है, यानी एच न्यू, ये एनर्जी आई। अब ये एनर्जी का कुछ पार्ट बच्चों कहां खर्च हो गया, इस बांड को ब्रेक करने में। दैट मीन्स जो वर्क, बांड को ब्रेक करने में एनर्जी खर्च हो रही है, इसी को हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी वर्क फंक्शन में। अच्छा, तो 10 मतलब 15 था, 10 खर्च हो गया वर्क फंक्शन में, बचा कितना बच्चों, 5 किलो जूल। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बच रही है वो एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब जो 5 किलो जूल बच रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन, ये बांड ब्रेक हो चुका है, अब ये इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा बच्चों, तभी ये मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब कितना बाहर निकलेंगे डिपेंड करेगा इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये निकला कि जो फोटान हम दे रहे थे, फोटान की एनर्जी, ये तो एक वर्क फंक्शन में और साथ में ये काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। या समझ में?
ठीक है। तो अब होता यही है बच्चों कि जब अगर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और आपको एक बात पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अगर एक पॉइंट से कहीं इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है। और अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसके एंटी डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करेंट फ्लो होगा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उधर भागे तो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो यहां पर जब अगर ये मान लो हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो करंट का डेवलपमेंट हुआ। अब बच्चों ये जो करंट का डेवलपमेंट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, फोटोन की वजह से हुआ, क्योंकि ये तो फोटोन की ही एनर्जी थी। तो फोटोन की वजह से जो करंट का डेवलपमेंट हो रहा है इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इसको बोला जाता है। आई होप अब आप लोगों को इजी वे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां से एक दो टर्म आएंगे बच्चों, वो टर्म अब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो टर्म क्या है तो यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, जिससे कि फिगर फार्मूला वगैरह जो आप लोग बनाओ, यहां से आप देख सकते हो ना, ये रेडिएशन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ रहे हैं, जिससे करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। स्ट्रक्चर से सारा क्लियर कर लो। अब हम लोग करते क्या है बच्चों, यहाँ से कुछ फार्मूला यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला बना लिया जाए। चलो यहां से ध्यान देना, देखो होता यहाँ ये है कि जैसे मान लो ये जो मेटल सरफेस था, ये कोई मेटल सरफेस है और यहां इस सोर्स से हम एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं। अब ये जो एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। अब बच्चों ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, बाहर हो रहा है। ये सारी चीजें अभी पीछे हम लोग देख लिए थे। अच्छा, अब आपको ये बताया था कि ये जो एनर्जी है बच्चों, तो एक बात बताओ, फोटॉन की एनर्जी ऑफ फोटॉन आप लोग कैसे लिखते हो, एनर्जी ऑफ फोटॉन अभी पीछे पढ़ा है वो होता है बच्चों E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ऐसा हम लोग लिखते आए हैं। अच्छा, इसमें से बताओ न्यू क्या है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी को वेवलेंथ के टर्म में हम लिखें तो इसको एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिखा करते हैं। ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां से दो तीन टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा वर्क फंक्शन का, तो वर्क फंक्शन आपको समझाई दिए क्या है वर्क फंक्शन। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात जो एनर्जी आएगी वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन जो होता है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को कहीं कहीं W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं F से भी लोग ये फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो हम W से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्क फंक्शन होता है बच्चों, एक बात बताओ, ये क्या है, फोटॉन की एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या था, वो भी तो एनर्जी ही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों वर्क फंक्शन भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ई W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। आप कहोगे सर यहाँ न्यू नॉट क्या ला दिए, और इसको एच न्यू को हम लोग C डिवाइडेड बाई लेमडा लिखा करते हैं, तो इसको एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट लिखा करते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से समझना बच्चों, ये फोटॉन की एनर्जी जब फ्रीक्वेंसी न्यू थी, ये भी एनर्जी, लेकिन ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉन्ड को ब्रेक करने में रिक्वायर हो रही थी। लेकिन जिस टाइम ये फोटॉन की एनर्जी किसी फ्रीक्वेंसी पे होगी, ठीक इसी तरीके से ये भी एनर्जी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे होगी। तो बच्चों जब न्यू एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी फोटॉन की एनर्जी E होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो वर्क फंक्शन, ये जो एनर्जी है,
यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कैसी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जनरली फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है वेवलेंथ और ये क्या है? इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। तो नाम याद रखना, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये तीन नाम याद रखना। अगर कहीं आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए बोल दें तो आप ये बता देना देखो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी मतलब वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब वो वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को हटाने में मदद करता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। ठीक है। और इसी तरीके से वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो पूछे आप मिनिमम में लगा के बता दो। तो ये सारे टर्म की क्लियर हो गए होंगे। अब अगर ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे बच्चों तो यहां से आपको एक ग्राफ यहां से ड्रॉ कर दे और इस पे कुछ क्वेश्चन भी बता दें। जैसे अभी बता रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये इक्वेशन है। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं। लिखना हो तो ऐसे लिखना, ईच फोटॉन इज क्वांटम ऑफ एनर्जी ई इज इक्वल टू एच एफ। देखो इसी को बता रहे हैं ना, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा जाता है, कहीं कहीं एफ लिखा जाता है। हम न्यू लिखते हैं, यहाँ एफ लिखा है। तो आप चाहो तो कर लेना, ई इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम लोग एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा कहेंगे। तो अभी पढ़ा दिए। All of the energy from the photon absorbed by the electron is the first used to free the electron. Any remainder is converted into kinetic energy. चलो इसी चीज को हम समझाना चाहते हैं, इस चीज को अलग से भी समझा दे रहे हैं। यहां से देखो ये वर्क फंक्शन है, क्या है बता दिए। यहाँ एच न्यू नॉट, इसी को हम लोग ई इज इक्वल टू, तो ई न लिख के वर्क फंक्शन के लिए डब्ल्यू लिखा करो, एच न्यू नॉट, यहाँ एफ नॉट दिया है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा चलो, तो इसको डिस्कस करने से पहले अब हम कुछ डेराइवेशन कर दे। ठीक है, उसको डेराइव करके ग्राफ वगैरह सब समझा दे रहे हैं कहां से क्या चीज है। बच्चों यहां से देखो, हमें पता है कि फोटॉन के एनर्जी E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। अच्छा वर्क फंक्शन अगर हम देखें, अच्छा एक बात बताओ, डेराइवेशन पहले कर लेते हैं। जो फोटॉन की एनर्जी यानी एच न्यू आ रही है, ये दो पार्ट में खर्च हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और सेकेंड काइनेटिक एनर्जी में। तो पता है ना, लाइट इंसिडेंट की एच न्यू एनर्जी आया, कुछ बॉन्ड ब्रेक करने यानी वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, बाकी जो 5 बचा वो काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा बच्चों हमें पता है कि ये जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू, या एक बात बताओ, इस काइनेटिक एनर्जी को इस साइड कर दोगे तो आप ये लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा अगर आप यहीं से फार्मूला बनाना चाहो तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। अच्छा यहां से अगर एच कॉमन ले लेते हो तो न्यू माइनस न्यू नॉट ये, और पता है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। देखो ये फार्मूला, अगर मान लो सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं बच्चों, अगर उसमें से उनकी वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं हाफ एम वी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों इसी को बोला जाता है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यही है आइंस्टीन इक्वेशन। अब क्लियर हो गया होगा। अगर ये पूछा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फोटॉन की एनर्जी दो भाग में बढ़ेगी, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ये लिख सकते हैं, डब्ल्यू को एच न्यू नॉट, एच को कॉमन कर लिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो वी मैक्स आ गया। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। चलो यहां से बच्चों एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, जैसा कि यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा। बहुत सारे बच्चे ग्राफ लगते हैं लर्न करने।
करना क्या है यहाँ ग्राफ में, ध्यान से समझना। ये ग्राफ जो आप लोग ड्रा करोगे ना, चलो इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से देखो, इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं ग्राफ के लिए। जब कभी भी ग्राफ ड्रा करते हो, ध्यान से देखना, के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू के बीच में। हमेशा बच्चों ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसका क्या कर दो, कंपेयर कर दो। अब यहां से पहले यहां हम थोड़ा सा छोटे में समझा दे रहे हैं, फिर ये समझा देंगे कैसे ये ड्रॉ किए हैं ग्राफ, इसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, है क्या कि जब ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ग्राफ किसके बीच ग्राफ है, ये देखो। तो सबसे पहली बात देखो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो बताओ वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी के। चलो अब यहां से देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, देखो एम एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, न्यू है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये निकला इस ग्राफ का कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों फ्रीक्वेंसी भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। लेकिन कर क्या रहे हो, जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, फिर बढ़ाए काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें क्या रिलेशन आया वो चीज देखो। अच्छा यहां तक तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए। बच्चों कभी भी ग्राफ ड्रा करो ना, तो उस ग्राफ में सबसे पहला रोल जो होता है इस सी का होता है। इस सी को बोला जाता है इंटरसेप्ट, यानी अंतःखंड जिसको बोलते हो। तो कभी भी ग्राफ ड्रा करो पहले सी को पकड़ो। तो यहां से सी देखो, अगर सी पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, अगर सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए बच्चों इस जीरो से ऊपर बढ़ जाओ। अगर सी नेगेटिव है तो यहां से नीचे आ जाओ। मतलब सी ही हमें बताएगा कि ग्राफ आपको कहां से ड्रॉ करना है। तो जैसे यहां देखो सी आपके पास कैसा है, माइनस डब्ल्यू, दैट मीन्स ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए क्या बताया, यहां से नीचे आ जाओ। तो चलो नीचे आ गए हम, यहां तक एक पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो चलो, यानी ये जो पॉइंट है बच्चों, तो यहां से यहां तक का ये पॉइंट जो है, ये क्या है, ये सी बता रहा है, और यही क्या है, डब्लू है। ये क्या है बच्चों, डब्लू है। और आपको पता है ना कि ये एक्सिस में इस साइड जाते हो तो पॉजिटिव, इस साइड आते हो नेगेटिव, ऊपर जाते हो पॉजिटिव, नीचे आते हो नेगेटिव। ये तो एक्सिस सब पता होगा आप लोगों को। तो यहां से इसी से इसको, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये निकला कि ये जो पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। सी का काम खत्म हो गया। सी के बाद रोल आता है किसका बच्चों, सी के बाद रोल आता है इस एम का। एम ही हमें स्लोप बताता है। अब बच्चों देखो एम क्या है, एच है, ध्यान से समझना। सी यहां तक काम खत्म कर दिया। अब अगर m को ध्यान दो, m अगर पॉजिटिव है तो जहां c बताया है वहां से पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाओ, नेगेटिव का मतलब नीचे आओ। तो यहां देखो m कैसा है बच्चों, h है जो कि पॉजिटिव है, तो यहां से हम ऊपर चले जाते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो यहीं से नीचे आते। मान लो c पॉजिटिव होता तो यहां जाते, पॉजिटिव होता तो ऊपर जाते, नेगेटिव होता नीचे आते। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें लग रहा है आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखो, तो यहां से ये पॉजिटिव है तो यहां से ग्राफ ऊपर कर दिए। जब ये ग्राफ ऊपर गया तो अब इस ग्राफ का, यानी ये m, यानी जो स्लोप है वो स्लोप क्या है बच्चों, h है। h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, यही स्लोप ला रहा है। अब इस ग्राफ से आप देख क्या रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऑब्जर्व ये कर रहे हो बच्चों कि देखो यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी का है। लेकिन बच्चों इस लाइन को, ये कर्व जो कट कर रही है ना, यानी इस पे फोकस करो, यहां से यहां तक ये फोकस करो। अब ये तो पूरा देखो, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस है, ये पूरा किसका है, देखो यहां से यहां तक ये पूरा एनर्जी का ही एक्सिस है। अब वही जो रेडिएशन आप एनर्जी दे रहे हो ना,
जब एनर्जी दी है तो इतनी एनर्जी खर्च हो गई हटाने में, ये एनर्जी लग गया उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। जब ये एनर्जी दे रहे हो बच्चों, जब ये पूरा एनर्जी था तो उस समय उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू हुआ करता था, लेकिन जो एनर्जी खर्च हुई तो फ्रीक्वेंसी अब न्यू ना होके यहां से यहां तक जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसी को हम लोग न्यू नॉट बोलते हैं। ये एनर्जी बच्चों किस पे है, इस फ्रीक्वेंसी पे है, न्यू पे है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये जो डब्ल्यू वर्क फंक्शन एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट। इसी से इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको वर्क फंक्शन कहा करते हैं। हमें लग रहा है अब ग्राफ आप लोग इजीली ड्रॉ कर लोगे। यहां से अगर दिक्कत है तो ये तो समझाने के लिए आपको सारी चीजें हम यहां से बता दिए, अब आप लोग यहां से देख सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसका स्लोप क्या है, h है। ठीक है, बाकी यहां से आप कर लेना कि ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, वर्सेस ये किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। इस साइड करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब यहां से देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो पॉइंट है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि इसी को देखो मेजर कर दिया ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बच्चों ये पोर्शन क्या है, यही है डब्लू। इस डब्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। आई होप अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टीन इफेक्ट क्या है। अगर इस पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना।